फाइनल डिसीजन कि कौन सा ऑयल यूज़ करना है कौन सा नहीं, ये क्लियर कट मेरे लिए भी कह पाना मुश्किल है। पर हाँ, मेरी जो रिकमेंडेशंस है, जो ज़्यादातर आर्टिकल्स में मुझे मिला, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी वही प्रेजेंट किया था। फ्यूचर में भी एक और वीडियो करूँगा जिसमें मुझे जो आर्टिकल्स मिले, और ज़्यादातर 3-4 आर्टिकल्स में जो कॉमन चीज़ें मिल रही हैं उसको इकट्ठा करके मैं आपको वो एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और ज़्यादा ऑयल्स के बारे में डिटेल्स में आपको दे दूंगा जितना मुझे अवेलेबल डेटा है। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि इसमें मैं भी कोई गारंटी आपको नहीं बोल सकता कि ये ही आपको लेना है और ये ऑयल सबसे अच्छा है, वो ऑयल सबसे ख़राब है, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ग्रे जोन है। हर कंपनी मार्केट करने वाली अपने हिसाब से डेटा पब्लिश करती है और बोलती है, और उसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। आते हैं आज के टॉपिक पर, राइस ब्रान ऑयल पर। राइस ब्रान ऑयल बेसिकली राइस मिल के दौरान जो राइस का हस्क या ब्रान निकलता है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स पाए गए हैं, और उसमें राइस का जो आउटर ग्रेन का जो लेयर रहता है उसके पार्ट्स रहते हैं, तो उसमें फैट का कंटेंट अच्छा रहता है और कैलोरी का कंटेंट कंपैरेटिवली कम है। ऑन एन एवरेज उसमें एक चम्मच में लगभग 120 कैलोरी होता है और 14 ग्राम्स ऑफ फैट रहता है। इसमें कंपैरेटिवली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा रहता है, सैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट कम रहता है। आपको दिन भर का जो विटामिन ई का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ब्लड वेसल्स की हेल्थ को बूस्ट करता है, उसका 29% आपको एक दिन में एक चम्मच में से मिल जाता है। इसके अलावा इसमें राइस ब्रान ऑयल में कुछ कंपाउंड्स रहते हैं जैसे टोकोट्राइनॉल्स, ओराइजेनॉल और प्लांट स्टीरॉयल, जो कि हार्ट के लिए अच्छे माने गए। अगेन मैं फिर से कहूँगा कि प्लांट स्टीरॉयल्स के बारे में भी एक आर्टिकल मुझे ऐसा मिला था जो कि कह रहा था कि ख़राब है। अब लेकिन हाँ, काफ़ी आर्टिकल्स हैं जो कह रहे थे कि प्लांट स्टीरॉयल्स अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि प्लांट स्टीरॉयल्स अच्छे होते हैं, बट अगेन आई कैन नॉट गारंटी ऑन दैट। राइस ब्रान ऑयल ओवरऑल उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, विटामिन ई का कंटेंट अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, तो ये ओवरऑल माना जाता है कि हेल्थ के लिए अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट, हार्ट के पेशेंट्स इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। कोई भी ऑयल का मैं बार बार कह रहा हूँ कि बार बार उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करना है। हर ऑयल बुरा ही करेगा आपका, कोई कम करेगा कोई बुरा, आपके एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस को कोई खोल देगा, या आपके जैसे बोला जाता है, कई एड्स में दिखाया भी जाता है कि ये ऑयल लेने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और उसको ज़्यादा खाइए, वैसा बिल्कुल मत करिए, जितना हो सके कम ही खाइए। हाँ, ऑप्शंस कौन से हैं वो मैं आपको ऑप्शंस के हिसाब से वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी ऑयल आप ले, मॉरल ऑफ द स्टोरीज को उसको कम से कम जितना हो सके उतना ही लेना है। जितना ज़्यादा आप ऑयल लेंगे नुकसान करेगा। इवन फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी यही है कि अगर उसको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले तो भी वो टॉक्सिक है, तो उसके अलावा बाकी ऑयल के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको ज़्यादा मात्रा में लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का बेनिफिट है कि ब्लड शुगर लेवल्स को ये बूस्ट करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को बूस्ट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंपैरेटिवली कम करता है। डायबिटिक पेशेंट्स में ये अच्छा है। कुछ एक स्टडीज़ में इसमें ऐसा पाया गया था कि ये डायबिटिक पेशेंट्स में अगर दिया जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंपैरेटिवली कम करता है और हेल्थ के लिए अच्छा है। अगेन ये बहुत बड़ी स्टडी नहीं थी, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली कुछ 19-20 लोगों को इन्होंने स्टडी किया था, और एक ग्रुप को राइस ब्रान ऑयल खिलाया और एक ग्रुप को दूसरे कंपनी का या दूसरे ब्रांड का ऑयल खिलाया, और कंपैरेटिवली उनका कहना है कि ब्लड शुगर लेवल्स 15% ड्रॉप हुए। अब ये ऑब्वियसली आप खुद ही मान सकते हो कि 19 लोग का डेटा अगर आपका पब्लिश हो रहा है तो इस डेटा की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं आपको नहीं बोल सकता कि 19 लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स में अगर 15% का ड्रॉप मिल रहा है तो दैट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की अगर आप बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में ये सब चीज़ों को एक ऑब्जर्वर बायस की तरह से माना जाता है कि देखने वाला अपने आप से अपने डेटा को मैनिपुलेट कर देता है और आपको प्रेजेंट कर देता है कि नहीं, मेरे को ये फाइंडिंग मिला और ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में कंक्लूसिव एविडेंस या अनबाइस्ड एविडेंस नहीं अवेलेबल है। नेक्स्ट है कि कुछ स्टडीज़ ऐसा कहती है कि हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। ऑन एन एवरेज कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि एलडीएल लेवल्स को कम करता है। एक रिव्यू 11 रैंडमाइज ट्रायल्स का था, जो कि थोड़ी छोटी ट्रायल्स है, जिसमें ऑन एन एवरेज 350 पेशेंट्स को उन्होंने असेस किया था, और उसमें ये पाया गया था कि लगभग 6.9 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर एलडीएल लेवल का रिडक्शन हुआ था, और हर ग्राम एलडीएल लेवल जो रिडक्शन होता है हर मिलीग्राम, वो लगभग हार्ट अटैक के रिस्क को 1 to 2% रिड्यूस करता है। हाइपरलिपिडीमिया वाले पेशेंट्स में अगर इनको दिया जाए, कुछ स्टडीज़ ने 8 स्टडीज़ का एक कलेक्शन था जिसने शो किया था कि एलडीएल लेवल्स कम होते हैं और फैट का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम होता है। ऑन एन एवरेज अगर 1 महीने तक इसको लिया जाए तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंपेरेटिवली कम होता है, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या
मेटाबॉलिक सिंड्रोम या बॉडी फैट बढ़ना, ये सब चीज़ों को भी कंपैरेटिवली कम करता है। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर ठीक है, बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में आप इसे अच्छा मान सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ओराइजिनॉल का कंपाउंड होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा शो हुआ है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है वो हार्ट अटैक का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। जितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा उतना ज़्यादा हार्ट अटैक का चांसेस होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस होगा, नलियों में ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे, नलियों की हार्डनिंग बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली अगर आपको अथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क है या हार्ट अटैक का रिस्क है तो आपको आप ये ऑयल प्रेफर कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल कंपाउंड आपको इन्फ्लेमेशन से बचाएगा और कंपेरेटिवली हार्ट की अटैक के चांसेस को कम करेगा। एक छोटी सी इसमें भी स्टडी है, 59 पेशेंट्स की स्टडी है जिन्होंने 2 चम्मच राइस ब्रैन ऑयल डेली लिया और सोयाबीन ऑयल के साथ इसको कंपेयरिंग किया और उसमें पाया कि एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट उसमें ज़्यादा मिला। अब ये चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट को आप कैसे मेजर कर सकते हो, उसको मेजर करने का कोई वो नहीं है। जिस तरह से फल सब्जी का भी यही चक्कर है, फल सब्जी में भी बहुतों में बोल दिया जाता है कि इस फल में जो पुराना कॉन्सेप्ट है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसका क्या प्रूफ है? कितने लोग ऐसे हैं जो एप्पल खाने से हेल्दी हो जाते हैं? ये सब क्या ही सुनी बातें, किताबी बातें, इसमें कोई सच है या नहीं कोई प्रूफ कर ही नहीं सकता। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स और ये सब चीज़ों के साथ डायरेक्टली भी अगर स्टडी किए हैं कि जहाँ पेशेंट को डायरेक्टली उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट खिलाया है साइंटिस्ट ने, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हाई डोज में एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए तो भी कोई फ़ायदा प्रूव नहीं हो सका। इसीलिए एलोपैथिक में हम इन सब चीज़ों को नहीं ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हाँ, अगर ऑयल्स की बात आ रही है तो ऑब्वियसली ऑयल्स की केस में कोई साइंटिफिक रिसर्च होती भी नहीं और हो भी नहीं सकती। कौन सी कंपनी है जो 2 अलग अलग ऑयल्स को कंपेयर करेगी और उसमें आपको डेटा देगी कि राइस ब्रैन ऑयल अच्छा है कि सफोला अच्छा है कि सनफ्लावर अच्छा है कि ऑलिव ऑयल अच्छा है? इसमें कोई रैंडमाइज ट्रायल पॉसिबल नहीं है, कोई कंपनी करेगी नहीं। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए ये चीज़ों के बारे में अगले बहुत सालों तक शायद कभी कोई डेटा आएगा भी नहीं। इसलिए तब तक इस तरह के ग्रे जोन वाले डेटा कोई आपको मान के चलना पड़ेगा। इसमें आई लीव इट टू योर इंटेलिजेंस कि आपको क्या पसंद है। पर हाँ, कुछ फ़ायदा है ऐसा, मैं जो मुझे डेटा मिला मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। कैंसर के लिए इसमें जो टोकोट्राइनॉल्स करके कंपाउंड होता है वो कैंसर सेल्स के बढ़त में कुछ कमी करता है। कैंसर पेशेंट्स में अगर इसको यूज़ किया जाए राइस ब्रैन ऑयल तो कंपेरेटिवली कुछ अच्छा है। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कैंसर की दवाइयों को छोड़ दो और इसको खाना चालू कर दो, वैसा नहीं है, पर ले सकते हैं, कैंसर वाले पेशेंट में प्रेफर कर सकते हैं। एक और इसमें यह है कि एक मुंह के सड़ान या मुंह के बैड ब्रेथ में भी ये फाइट करने में मदद करता है। एक ऑयल स्विशिंग टेक्निक होती है जो कि जापान में काफ़ी पॉपुलर है। एक छोटी सी स्टडी था जिसमें 30 प्रेग्नेंट वुमेन को उन्होंने एनालाइज किया था और उनको राइस ब्रैन ऑयल से गार्गल करके स्पिट आउट करने को बोला था और उसमें पाया था कि मुंह के बैक्टीरिया कुछ कम हो गए थे और बैड ब्रेथ का इंसिडेंस कम था। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी स्टडी है और इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है। आई डोंट अग्री विद दिस, पर ठीक है, मान सकते हैं कि बैड ब्रेथ अगर किसी को या मुंह में बैक्टीरिया है तो यू कैन ट्राई इट। इम्यून हेल्थ को करता है बूस्ट, अगर बैक्टीरिया वायरसेस से डिफेंस के लिए अच्छा है, बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट तत्व है, विटामिन ई को बढ़ाता है तो बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, स्किन की थिकनेस और रफनेस को इंप्रूव करता है। राइस ब्रैन का एक्सट्रैक्ट जो लोग दिन में 2 बार लेते हैं, एक छोटी सी स्टडी में उसमें ऐसा पाया गया था कि उनका स्किन का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा था और उनको ज़्यादा यंग फील कर रहे थे। अगेन नथिंग ऑफ अ साइंटिफिक डेटा, बट ठीक है, मान सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा राइस ब्रैन ऑयल का जो मुझे पॉइंट लगा, जिसका थोड़ा सा साइंटिफिक रैशनल है, राइस ब्रैन ऑयल बहुत सारी चीज़ों में आसानी से ऐड किया जा सकता है क्योंकि इसमें इतना पंजेंट स्मेल या पंजेंट फ्लेवर नहीं होता। कई ऑयल्स में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, तिल का तेल है, कुसुम तेल है, ये सब में ये प्रॉब्लम होता है कि स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि आप खाना उसमें कुक नहीं कर सकते। क्यों? जैसे ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल में भी ये प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा इसका स्मेल आता है कि आपके खाने का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, तो आपको खाने का मन ही नहीं करता। तो ओवरऑल आपकी इनडायरेक्टली डाइटिंग हो जाती है कि आप ये ऑयल को लेते हैं, आपकी डाइटिंग हो जाती है क्योंकि आप खाना ही नहीं खा पाते, उसके साथ टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, ये है कि ये ऑयल बहुत सारी चीज़ों में गार्निशिंग वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस ऑयल का फ्लेवर इतना स्ट्रांग नहीं है। पीनट ऑयल यानी मूंगफली तेल जैसा ही थोड़ा स्मेल होता है, इसका स्मोक पॉइंट हाई है इसलिए डीनेचर नहीं होता। हाई टेम्परेचर पर इसको कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है कुकिंग के लिए भी और बहुत सारा वर्सेटाइल है प्रोडक्ट है। इसमें फ्लेवर इतना पंजेंट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सैलड्स हो, ड्रेसिंग्स हो, सूप्स हो, कुकिंग हो, बहुत सारी चीज़ों में आपको यूज़ कर सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं इसमें, कुछ ओराइजेनॉल्स और टोकोट्राइनॉल्स हैं,
साथ में ये आपका स्मोक पॉइंट अच्छा है, कुछ हेल्दी है, एलडीएल लेवल्स को कंपेरेटिवली उतना नहीं बढ़ाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए ये हेल्थ के लिए बाकी ऑयल से अच्छा माना जा सकता है। मैं स्पेसिफिकली यही लेना है रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आई लीव इट टू योर डिस्क्रिप्शन। मुझे ज़्यादातर आर्टिकल्स मिले जिस पे को मैंने देखा उसमें मुझे काफ़ी फेवरिंग डेटा मिला, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इस बारे में वीडियो किया। जो लोग राइस ब्रान ऑयल अगर ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं, कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली जितना कम लें उतना अच्छा, हेल्थ बढ़ जाएगा या हेल्थ अच्छी हो जाएगी इसके लिए बिल्कुल नहीं लेना है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं, ताकि आपको इस तरह के कंटेंट के लिए भटकना नहीं पड़े। मेरी तरह आपको ये 50 आर्टिकल्स नहीं पढ़ने पड़े कि भाई इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 50 आर्टिकल को पढ़ोगे तो किसको ट्रस्ट करना किसको नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। लोग इसको कुछ लोग मुझे भी ये कह रहे थे कि पतंजलि के तेलों का इंटरनेशनल डेटा अवेलेबल है। मैंने बोला ला कर दिखाओ मुझे क्या इंटरनेशनल डेटा है और उसकी क्वालिटी क्या है, आप वो देखिए कि किसने रिसर्च किया। आपने घर पे बैठ के खुद रिसर्च की तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं आने वाला, आप बायस डेटा ही प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस हैं या कोई और टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं हम अपने